हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पे 2-3 महीने के बाद कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद भी कई सारी वैकेंसी आनी है तुम्हारी। स्नातक स्तरीय में भी वैकेंसी आनी है, पटवारी और वीडियो और अन्य पदों के संबंध में। और सबसे जो बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी, वो कनिष्ठ सहायक का पेपर है जो 19 जनवरी को प्रस्तावित है। ठीक है, प्रस्तावित क्या हो ही जाएगा वो पेपर। तो उसको लेकर हमने सीरीज़ शुरू की थी हिंदी की, जिसमें हमने बोला था कि हम हिंदी, उत्तराखंड और रीजनिंग तथा जीके के महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करेंगे। तो उसमें हमारे 4-5 वीडियो हिंदी की हो चुके हैं। ठीक है, और वर्णमाला वाला जो चैप्टर है हमारा, जिसमें कि हम पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, स्वर व्यंजनों के बारे में, हमने लगभग 70 से 80% इस चैप्टर को कवर कर लिया है। 2-4 चीज़ें इस चैप्टर में रह गई हैं। एक तो किसी वर्ण में आप मात्राएं किस प्रकार से गिन सकते हैं, या फिर एक ये भी चीज़ रह गई है कि हिंदी जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएँ और बोलियाँ हैं। इसके अलावा उसकी 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएँ शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं, इसको भी हम एक अलग से वीडियो बना के देख लेंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चन ला रखा हूँ, बहुविकल्पी प्रकार के क्वेश्चन, जो हमने अभी तक का पूरे चैप्टर में पढ़ा है उससे हमें कितना समझ में आया है, उसके लिए हमें बहुविकल्पी लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप किसी भी चैप्टर को डीप पढ़ रहे हैं, थ्योरी में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद उसकी MCQ बहुविकल्पी प्रश्न जरूर लगाइए। उससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होने की जो संभावना है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। मतलब आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आपके लिए पहले उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। अगर आप सीधे डीप थ्योरी पढ़ के चले जाते हो, सीधे वहाँ पर MCQ जाके लगाओगे, तो वहाँ पर गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप कोशिश ज़रूर करना कि कोई भी चैप्टर डीप पढ़ते हो उसके बाद उसके MCQ ज़रूर लगाओ। तो उसी क्रम में आज वर्णमाला के कुछ MCQ में ला रखा हूँ यहाँ पे, और मैं कोशिश करूँगा कि इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा पाऊँ। हमने पुरानी वीडियो में अच्छे से समझ लिए हैं ये चीज़ें। आपको अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ भी जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा के पढ़ा पाऊँ। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा बहुविकल्पी प्रकार MCQ टाइप का, कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके, ख। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या क्या है, ख, च, म और ठ। तो घोष बोलिए, सघोष बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, घोष बोलिए या सघोष बोलिए, बात एक ही है। सघोष वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में घोष का अर्थ ही होता है क्या, कंपन होना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज महसूस होती है उन्हें घोष या सघोष कहा जाता है। और अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा था कि किसी भी वर्ग का, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है आपका, ये होता है आपका अघोष। ठीक है, ऐसे आप करके याद कर सकते हैं, अघोष। और किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, ये सघोष होता है। तो आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। तो पहला आपको दे रहा है ख। देखिए ख किस में है, अगर आप क वर्ग लेते हैं तो क वर्ग में ख आता है, क ख। तो दूसरे नंबर पे आ रहा ना ख, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ख अघोष हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर का है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, फिर दूसरे में आ जाइए आप। दूसरा आपका कह रहा है चौ। ठीक है, चौ जो है चौ वर्ग का पहला वर्ण है, तो चौ भी क्या हो जाएगा, अघोष, क्योंकि किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, वो अघोष होता है। ठीक हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए, प, फ, ब, भ, म, अर्थात प वर्ग का पांचवा वर्ण आ रहा है म। और हमने पढ़ा था कि तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। तो यह प वर्ग का पांचवा है, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पर है, तो ये क्या हो गया, हमारा सघोष हो गया। ठीक है, इस पर ठ देखिए, टॉ, तो ये दूसरे नंबर पर आया, तो ये क्या आपका अघोष है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा म। अर्थात किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आपका अघोष होता है, और तीसरा और चौथा और पांचवा आपका क्या होता है, सघोष। तो ये होता है आपका अघोष। ठीक है, और ये क्या होता है आपका सघोष। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में है तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए कि निम्न में से वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या है। तो कल भी हमने देखा था वीडियो में कि वर्ण व का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, वफा करके, व फ। तो वफा या व फ का उच्चारण स्थान क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, दंतोष्ठ होता है। क्या होता है, दंत ओष्ठ। ठीक है, दंत ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व का उच्चारण का स्थान क्या हो गया आपका, दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, व और फ का उच्चारण होता है दंतोष्ठ। ठीक है, ए आई हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो ए आई क्या होता है, कंठ तालु होता है। ठीक है, ए आई होता है कंठ तालु। ए कैसे बनता है, देखिए ए बनता है ओ धन ई से, ओ का होता है कंठ, इसका होता है तालु, तो ये हो गया कंठ तालु। ऐसे ओ का क्या होता है तुम्हारा, कंठ ओष्ठ होता है। ठीक है, तो हमने कल के वीडियो में अच्छे से
देख लिया था। तो इसका दूसरे वाले का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, व का उच्चार स्थान हो गया हमारा दंत ओष्ठ। देखिए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये अभी मैंने नहीं पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, कि बोलियां और उनकी उपभाषाओं के बारे में। तो इसको भी हम अच्छे से देख लेंगे कि हिंदी जो है इसके अंतर्गत तुम्हारी 5 उपभाषाएं आती हैं, और 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां आती हैं, 18 बोलियां आती हैं। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी किसी एक वीडियो में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए, क्या कह रहा है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए ABC करके आप आज कर सकते हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? इसका संबंध है आपका पूर्वी हिंदी से, ठीक है, पूर्वी हिंदी से इसका संबंध है। बाकी इसको अच्छे से हम समझेंगे किसी अन्य वीडियो में, पूरा देखेंगे इसको अच्छे से। फिर नेक्स्ट है आपका, देखिए, निम्न में से आपका क्या कह रहा है, निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था कि जो ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण होता है उसके नीचे अगर हम बिंदा लगा दें, टॉ ठॉ डॉ ढॉ, तो इसके नीचे अगर आप बिंदा लगा दें तो यही उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं को फेंका हुआ चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है, या ताड़नजात भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसमें हमने कहा था कि इनको कभी भी आधा नहीं किया जा सकता, अर्थात स्वर रहित नहीं किया जा सकता है, और इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है कि उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड और डॉ। हिंदी में अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है? ये भी हमने बहुत अच्छे से देखा था कि अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, जो कि वहन नहीं होते, अधन योग धन वाह, अर्थात जो केवल स्वरों के साथ प्रयोग होते हैं, अर्थात जिनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता है। हिंदी में 2 अयोगवाह होते हैं, कौन कौन से, अंक और अह। अंक को बोलते हैं हम अनुस्वार और अह को बोलते हैं विसर्ग। ये भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कि वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? तो किसी वर्ण के ऊपर लगने वाले एक बिंदु को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। ध्यान रखना, किसी वर्ण के ऊपर लगने वाले एक बिंदु को तो अनुस्वार कहा जाता है, लेकिन वहीं अगर क्वेश्चन घुमा देता, किसी वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाता? अनुनासिक। किसी वर्ण के पीछे लगने वाले 2 बिंदु को क्या कहा जाता है? विसर्ग। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुस्वार। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना, हमेशा हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमेशा 11 आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? मैंने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर बोलो, लघु स्वर बोलो या मूल स्वर बोलो, बात एक ही है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। हमने पढ़ा था अ, ई, ठीक है, अ, ई, उ और री, ठीक है, अ, ई, उ, री, 4 हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, क्योंकि ये संयुक्त स्वर होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, वीडियो में देखा, हमने पढ़ा था। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी आपकी? 4 हो गई। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो हमने संयुक्त स्वर में पढ़े थे ना, 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ। 4 संयुक्त स्वर क्या होते थे हमारे? ए, आई, ओ और औ, ठीक है। क्वेश्चन 8 में, ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए 10 में, ठीक है, क्वेश्चन 10 में आप आइए। इसमें क्या कह रहा है कि 10वें क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होते थे, कौन कौन से होते थे? ए, आई, ओ और औ। तो इसमें संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है हमारा? बड़ा ई, दीर्घ ई संयुक्त स्वर नहीं है। बाकी यहाँ पर क्या है, तुम्हारे सारे संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4, ए, आई, ओ, औ। समाचार पत्र किस भाषा का उदाहरण है? हमने पढ़ा था 3 प्रकार की भाषाएं होती हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो समाचार पत्र क्या है? आपका लिखित भाषा का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, जब विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, अगले के द्वारा लिख कर किया जा रहा है और सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण कर रहा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? लिखित भाषा, क्योंकि वो लिखित रूप में आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं, सब लिखित भाषा के उदाहरण है। पहली वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि भाषाएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो भाषा 3 प्रकार की होती हैं आपकी, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है 13वें क्वेश्चन में, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को कहा जाता है ध्वनि। लेकिन कभी क्वेश्चन बन जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, और ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन में हो, तो सबसे छोटी इकाई अगर मौखिक या लिखित कोई भी उल्लेख नहीं कर रखा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां कि व्याकरण का सबसे छोटा अंग क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ण, ठीक है। व्याकरण का सबसे छोटा अंग होता है वर्ण, और सबसे बड़ा अंग हो गया आपका वाक्य। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33। देखिए 25 तो होते हैं आपके क्या, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, 4 होते हैं अंतस्थ और 4 होते हैं ऊष्म। आप जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो हिंदी में
मूल व्यंजनों की संख्या होती है आपकी 33। हिंदी में कुल मानकीकृत वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कुल मानकीकृत वर्णों की संख्या है आपकी 56, क्योंकि देवनागरी लिपि में कुल 56 जो प्रतीक चिन्ह हैं हिंदी में, उनके कुछ सिंबल निर्धारित कर रखे हैं जिन्हें कि हिंदी का मानकीकृत रूप कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने बता नहीं रखा था, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि देवनागरी लिपि जो है हमारी, उसमें हिंदी में कुल 56 प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आजकल इसमें शायद कुछ संशोधन भी देख रहा था मैं कि एक वर्ण बढ़ा दिया गया है, उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसको ध्यान रखना आपकी हिंदी में जो कुल देवनागरी लिपि है उसमें 56 प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उन्हें मानकीकृत रूप दिया गया है। इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि हिंदी में मानकीकृत वर्णों की संख्या कितनी है, तो 56। अगर पूछेगा कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 52। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि हिंदी में कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर वहाँ पर होता है 44। एक क्वेश्चन की पूछने पर डिपेंड करेगा कैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का विकास किस मूल भाषा से माना जाता है? तो मूल भाषा क्या है आपकी, संस्कृत। संस्कृत से हिंदी का क्या माना जाएगा, विकास माना जाएगा, क्योंकि मूल भाषा हमारी संस्कृत ही है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको आरंभ में संस्कृत के 2 रूप प्रचलित थे, लौकिक और वैदिक, क्योंकि वैदिक में परिवर्तन संभव नहीं था, तो लौकिक संस्कृत से बनती है पाली, पाली से बनती है प्राकृत, प्राकृत से बनती है अभ्रंश, अभ्रंश से फिर क्या बनती है, अभ्रंश का एक भेद था सौरसेनी अभ्रंश, वहाँ से हमारी निकल के आती है हिंदी। तो अगर आप व्युत्पन्न देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि जो हिंदी के विकास का क्रम क्या है, पहले पाली, पाली के बाद प्राकृत, अभ्रंश, अवहट्ट, फिर हमारी प्राचीन हिंदी अस्तित्व में आती है। भाषा का सबसे सरल रूप क्या माना गया है तुम्हारा, मौखिक भाषा, जबकि भाषा का सबसे कठिन रूप क्या माना गया था, सांकेतिक भाषा। इसको हमने अच्छे से समझा है। मौखिक भाषा क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो उच्चारित जो शब्द होते हैं, जो उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं या वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण हमें तुरंत उसका अर्थ, प्रकट अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, इसलिए सरल मानी गई है। वहीं सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन इसलिए माना गया है, हो सकता है कि जिन 2 व्यक्तियों के बीच में संकेत से बात हो रही है उनके लिए भाषा आसान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अगला तीसरा व्यक्ति उन व्यक्तियों को देख रहा है कि वो उसके संकेत को समझ पाए, क्योंकि 2 व्यक्तियों के अलावा किसी तीसरे के लिए उन संकेतों को पकड़ना बहुत कठिन माना जाता है। इसलिए सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक और सबसे सरल भाषा होती है मौखिक। संविधान की किस अनुसूची में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा के रूप में हिंदी का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में हिंदी का एक उल्लेख किया गया है। निम्न में से किसे स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना कि स्वर वर्णों को स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनके स्वरों के उसके लिए हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और इनका उच्चारण भी जो वाग यंत्र से निकलने वाली जो तुम्हारी प्राणवायु होती है वो बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो स्वर वर्णों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। हमने पढ़ाई है कि हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हिंदी में प्लस स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में प्लस स्वरों की संख्या कितनी है आपकी? 8 होती है। एक तो आपका कहाँ से आ गया, वो आ गया आपका लघु स्वर से अर्थात मूल स्वर से, और बाकी आपके जो हमारे 7 होते हैं वो दीर्घ से आते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो ध्यान रखना, पहले ही वीडियो में आप देख सकते हैं कि हिंदी में प्लस स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। होप सो आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि आपने अगर पीछे वीडियो देख रखी है तो 100% मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे। तो अब हम आने वाली वीडियोज़ में उत्तराखंड भी अच्छे से कवर करेंगे, और हिंदी और उत्तराखंड और रीजनिंग, इसका तो मैक्सिमम कोर्स 80 से 90% कोर्स अपनी पूरी वीडियो में कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी जारी रखिए और निरंतरता बनाए रखिए दोस्तों। निरंतरता बहुत ज़रूरी है पेपर के लिए। अगर एक भी दिन आपकी पढ़ाई मिस होती है तो ये मान के चलिए कि आप कई लोगों से पीछे हो जाते हैं, और अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा। ठीक है, लगातार मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको बस अपने पे विश्वास रखना है और धैर्य रखना है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, और जी जान से 8 से 10 घंटा पर डे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।